Right, and at the moment with us from the All India Panther सेना इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे मित्र दीपक केदार साहब। दीपक केदार साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। दीपक केदार साहब ने बस ये साल खत्म होने वाला है, 2023 तकरीबन खत्म हो गया है। आज तो 27 तारीख है, थोड़े दिन के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। ये बताएं सर कि ये 2023 साल जो है आपके लिए कैसा रहा, दलितों के लिए कैसा रहा, और 1 तारीख को भीमा कोरेगांव की हर साल जो होती है एनिवर्सरी होती है, लोग याद करते हैं कि किस तरीके से एक दलितों की टुकड़ी ने 30,000 की सेना को पराजित कर दिया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी सालगिरह मनाने की परंपरा शुरू की थी जी। तो आप ये बताएं इस बार भी क्या आप वहां जा रहे हैं, और ये साल आपके लिए, ऑल इंडिया पैंथर सेना के लिए और दलितों के लिए कैसा रहा, हमारे दर्शकों को जरा बताएं। केदार जी, मैं मराठी में बोलना चाहता जी हूं। बोलिए प्लीज बोलिए सर, मराठी में बोलिए। तर हे काय 2023 वर्ष जे आहे आणि गेल्या 7 वर्षापासून, जेव्हापासून या 9 वर्षात RSS ची सरकार आलेली आहे, तेव्हापासून आमचे वर्ष हे लढण्यात चाललेले, संघर्ष करण्यामध्ये सुरू आहे। दलित अत्याचारामध्ये मोठी वाढ या महाराष्ट्रामध्ये झाली। जवळपास या 3 ते 4 वर्षात 250 हत्याकांड महाराष्ट्रात झाले आणि त्या विरोधात लढण्यात आमचा वेळ गेलेला आहे, संघर्ष करण्यात वेळ गेलेला आहे आणि संघर्ष हा कायमस्वरूपी आमच्या सोबत या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर सुद्धा संपलेला नाही। सामाजिक क्रांती झाली पण त्याचं असणारं स्वातंत्र्य जे आहे ते आणखी आम्हाला मिळालेलं नाही आणि त्यासाठी न्याय हक्काचा लढा आजही आम्ही लढतोय। 2023 या वर्षात सुद्धा लढला आणि 2024 येणार आहे ते सुद्धा लढण्यातच जाणार आहे, अशी एकंदरीत स्थिती दिसायला लागलेली आहे। दलित अत्याचार असेल, या ठिकाणचे बेरोजगारी असेल, या ठिकाणचे घराचे प्रश्न असतील, जमिनींचे प्रश्न असतील, भूमिहीन मजुरांचे प्रश्न असतील, हे आजही संपलेले नाही। 70 वर्षापूर्वीचे तेच प्रश्न, त्याच प्रश्नावरती आमचा संघर्ष सुरू आहे। सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक हे कोणतंच स्वातंत्र्य आम्हाला मिळालेलं नाही। त्यामुळे 2023 आमचं संघर्षातच गेलं हे या माध्यमातून मी सांगतोय। 2024 येणार आहे। 1 जानेवारी भीमा कोरेगाव हा दिवस या ठिकाणच्या दलितांसाठी, आंबेडकरी समूहासाठी एक नव्या जन्माचा उत्सव आहे की ज्या व्यवस्थेने विषमतेच्या माध्यमातून आम्हाला गुलाम केलं होतं, त्या ठिकाणी गळ्यात मडका आणि पाठीला झाडू अशी जनावरांसारखी एक शोषित वागणूक या ठिकाणी देण्यात आली होती पेशवाईच्या काळामध्ये आणि त्या विरोधात सिद्धनाथ महार म्हणून जे काही प्रचलित इतिहास आहे, त्या 25,000च्या तुकडीने, अनेक 500 महारांच्या तुकडीने 25,000 पेशव्यांना त्या ठिकाणी धूळ चारली होती जी। आणि त्या घटनेनंतर, त्या युद्धानंतर या ठिकाणी आम्हाला आत्मसन्मानाने जगता आलं। या देशातल्या एका समूहाला जनावरांसारखी वागणूक देण्यात आली होती आणि त्या युद्धानंतर खऱ्या अर्थानं माणसाला माणूस म्हणून जगता आलं। म्हणून तो दिवस 1 जानेवारी हा जो दिवस आहे तो आमच्यासाठी नवा जन्माचा एक उत्सव आहे आणि तो या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागलाय। पहिल्यांदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या ठिकाणी भेट दिली आणि हा इतिहास समोर आणला आणि त्याच्यानंतर वर्ष आम्ही त्या ठिकाणी जाऊ लागलो, अभिवादन करू लागलो, मानवंदना देऊ लागलो। लढलेल्या आमच्या आत्मसन्मानासाठी आणि आमच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या आमच्या सैनिकांना त्या ठिकाणी मानवंदना देण्यासाठी सुरुवातीला 1000 लोक येत होते, पुन्हा लाखो लोक यायला लागले आणि आता करोडो लोक यायला लागले। काही जिल्ह्यातून दीपक केदार जी,
जहां दलितों को हक देने वाली बात है, दलितों को राइट्स है, उसको फुलफिल करने वाली बात है, आपका संघर्ष जारी है, आपका जबरदस्त संघर्ष जारी है। मगर हम लोग ये देख रहे हैं कि भुजबल साहब और मनोज जरांगे पाटिल का भी एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। तो सरकार किसके साथ है, सरकार क्या कर रहे हैं? करीबन 35 लाख के नोंदणीकरण हो गए कुणबी मराठाओं का, जो इसे अनऑफिशियली आंकड़ा आ रहा है। तो आप ये सब चीज को कैसे देखते हो? महाराष्ट्र में ये जो राजनीति चल रहा है, सरकार साथ में है, सरकार खिलाफ है, भुजबल जी साथ में है, भुजबल जी खिलाफ है, कैसे आप देखते हो केदार साहब? आता या आंदोलनामधली हवा गेलेली अशी स्थिती झालेली आहे आणि मोठा संभ्रम निर्माण झालेला आहे। 24 डिसेंबर जो सर्वात मोठा अल्टिमेटम होता तो रद्द करण्यात आलेला आहे आणि 20 जानेवारी या ठिकाणी उपोषणाचं एक आझाद मैदानावरती करण्याचं मनोज जरांगेंनी आव्हान केलेलं आहे। त्यामुळे आता या आंदोलनातली जी काही आक्रमकता आहे ती कमी झालेली। प्रश्न हा पडलाय की अल्टिमेटम पाठीमागे का घेतला। आम्हाला यामध्ये आता थोडं राजकीय भूमिका वाटायला लागलेली आहे की कुठंतरी सत्ता टिकवण्यासाठी कुणाचा तरी वापर होतोय असं त्यामध्ये चित्र दिसायला लागलं। नाहीतर या ठिकाणी अजित पवारांना भाजपनी सोबत घेतल्याबरोबर मुख्यमंत्री करण्याचं आश्वासन दिलं होतं, परंतु त्यानंतर मनोज जरांगेंचं आंदोलन सुरू झालं आणि अजित पवारांना मुख्यमंत्री होता आलं नाही। याचा अर्थ एकनाथ शिंदे कुठंतरी हे आंदोलन तर चालवत नाहीत ना असा प्रश्न या ठिकाणी आता लोक विचारायला लागलेले। कारण 24 तारखेचा जो अल्टिमेटम आहे तो अतिशय महत्वाचा अल्टिमेटम होता, तो मनोज जरांगेंनी या ठिकाणी पाळलेला नाही आणि म्हणून आता या आंदोलनातली मोठ्या प्रमाणात एक जी काही उद्रेक भावना होती ती कमी होत चाललेली आहे आणि भुजबळांचा सुद्धा अचानक दोघेही बॅग फुटला गेलेले। भुजबळ सुद्धा भुजबळांनी सुद्धा मी आता बोलणार नाही असं जाहीर केलं। यांनी सुद्धा 24 तारखेचा अल्टिमेटम रद्द करून 20 जानेवारीचं उपोषण सुरू करण्याचं आवाहन केलं। हे दोघही बॅग फुटवर कुणाच्या इशाऱ्याने येत आहेत हा प्रश्न या ठिकाणी आता निर्माण झालेला आहे। त्याच्यामुळे हे आंदोलन कुणीतरी त्या ठिकाणी सत्ताधारी टॅकल करतायत असं एकंदरीत चित्र दिसतंय। अल्टिमेटम पाठीमागे घेतला की मुख्यमंत्री पद जे आहे एकनाथ शिंदेचं ते एक्सटेंड व्हायला लागलंय, त्याचा कार्यकाळ वाढायला लागलाय। त्याच्यामुळे मीच मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला हँडल करू शकतो ही एकनाथ शिंदेच्या माध्यमातून ब्लॅकमेलिंग तर सुरू झालेली नाही असा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे आता भुजबळ सुद्धा बॅग फुटलाय आणि मनोज जरांगे सुद्धा बॅग फुटलाय। जेव्हा वाटल तेव्हा पेटवायचं असं एकंदरीत राजकारण या महाराष्ट्रामध्ये सध्या आरक्षणावरून सुरू झालेलं आहे। 25,000 नोंदी सापडल्यात हे वास्तव आहे, परंतु त्याला संवैधानिक त्या ठिकाणी दर्जा देण्याचं काम आणखी झालेलं नाही। मागास असल्याचा जो काही पुरावा द्यायला पाहिजे ते पुरावे आणखी समोर आलेले नाही, त्याची आकडेवारी येत नाही। आयोगांच्या सदस्यांनी राजीनामे दिलेले, नवीन आयोग नेमण्यात आलेला आहे आणि हे प्रकरण भिजत गोंगड ठेवून चालवण्याचं काम सुरू झालेलं आहे, वेळ मारण्याचं काम या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे। त्याच्यामुळे आता या आंदोलनातली मोठ्या प्रमाणात जी दाहकता होती ती निघून गेली, त्याची हवा निघलेली अशी स्थिती आहे। केदार जी, दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर जी, आपको सत्ता में रहना का जरूरत है, बिकॉज आपको लोगों को न्याय देना पड़ेगा, गोर गरीब दलितों को आपको न्याय देना पड़ेगा, आपको जुड़ना पड़ेगा इंडिया अलायंस से, बिकॉज एनडीए से तो आप जुड़ने वाले नहीं है, बिकॉज ये आपके पूरे पार्टी के कैरेक्टर के खिलाफ जाएगा। तो आप इंडिया अलायंस, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर जी ने 12 सीट मांगा है, 12 सीट, बोले कि एमवीए में हम है, आप 3 है, हम 4 है, तो 12-12 बांट लेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या आप इंडिया अलायंस में जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं? क्या बातचीत चालू है? बिकॉज सीट तो चाहिए, आपको लड़ने के लिए चाहिए, जीतना चाहिए। आप केदार जी कैसे देखते हो उसको? नहीं, हमारी भी कोशिश है कि इंडिया आघाड़ी में हमें जगह मिलनी चाहिए। 1972 की जो पैंथर है वो पैंथर जो चलाता है, दलितों के आंदोलन को आगे बढ़ाता है, उनको आज तक किसी ने भी यहाँ पर एक लोक प्रतिनिधि बोल के चांस दिया नहीं है। तो इसलिए हमने इस बार मांग की है कि इंडिया आघाड़ी में
पैंथर बोल के हमको वहां पर एंट्री देनी चाहिए। एक जगह दे दो या कुछ तो इसमें हमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ये हमारी यहाँ पर मांग है। और 12 सीट का जो सवाल है वो उनके पार्टी का सवाल है, उनके स्ट्रैटेजी का सवाल है। पर अगर मोदी को हराना है, आरएसएस को यहाँ पर संविधान बचाना है, तो सबको बैकफुट पर आना चाहिए। मैं इनको ये इस माध्यम से एक ऐलान करना चाहता हूं कि आप इसमें जो खुद का स्वार्थ है वो थोड़ा बाजू में रखकर एक आंदोलन के तौर पर इस चुनाव को देखना चाहिए। दुरुस्त बात। अगर ये चुनाव आंदोलन के तौर पर देखना है तो संविधान बचाने का एजेंडा सबके सामने है। अगर संविधान ही बच नहीं सका तो चुनाव आयोग भी नहीं बचेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, और आने वाले जो चुनाव है वो भी देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये आशंका है। और दीपक केदार जी, आपको ये बता दूं, अभी स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है वो बाबा साहब अम्बेडकर की है। भीमा कोरेगांव पर, भीमा कोरेगांव पे जो स्मारक है उसके पास वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, वो देखिए वो है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, चलिए जहां तक के वो तो पॉलिटिकल बात हो गई, इंडिया अलायंस आपको सीट देती है नहीं देती है, अगर नहीं देती है तो लॉस उनका है साहब। जहां तक आपका सवाल है, आपकी मूवमेंट तो बढ़ रही है और एक ना एक दिन आकर के उनको आपके पास आना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये बताएं कि पहले अगर आपको याद होगा ये अलगार परिषद जो हुई थी और उसके बाद जाकर के भीमा कोरेगांव में जो समारोह हुआ था उसको लेकर के बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये कहा गया कि ये सब लोग जो हैं राष्ट्रीय द्रोह में सम्मिलित हैं। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा कि कितने लोग वहां पर अभी आएंगे भीमा कोरेगांव पर 1 जनवरी को, किस प्रकार वो सम्मेलन होगा, किस प्रकार उसको मनाया जाएगा, बताएं सर। नहीं, वो अलग बात है, इसमें और उसमें जो है वो अलग बात है। देखिए, लोग बढ़ते जा रहे, लोग कम नहीं होते जा रहे। यहाँ पर हमें दिक्कत ये है कि नासिक में 3 साल बाद 2026 और 2027 को शीर्षस्थ कुंभ मेला है और वहां पर 11,000 करोड़ का वहां पर व्यवस्था की गई है। लेकिन भीमा कोरेगांव में लोगों ने आना नहीं चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, लोगों को धमकाना चाहिए और इस जो क्रांति को दबाना चाहिए, ये कोशिश पेशवाई सरकार की रहती है। इसीलिए भीमा कोरेगांव के स्तंभ को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश फडणवीस सरकार ने की थी और उसी माध्यम से लोगों को जेल में, वहां पर एक्टिविस्ट को जेल में रखा है और डराने का काम हो रहा है। लेकिन लोग डरने वाले नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो राह दिखाई उस राह पर चल पड़े। कुंभ मेला को 11,000 करोड़ रुपए देने जा रहे, लेकिन भीमा कोरेगांव को 10 करोड़ भी नहीं देने जा रहे। जो 10 करोड़ रुपए दिए हैं वो भी हमारे शिक्षा के। आज भी शिक्षा में जो फेलोशिप है उसके लिए SC के स्टूडेंट यहाँ पर पूना में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन केंद्र के सामने पिछले 100 दिनों से अनशन कर रहे, लेकिन उनको फेलोशिप दी नहीं जा रही है। बल्कि अजित पवार यहाँ पर कहते हैं कि आप PhD करके क्या करोगे जी। इसमें दिक्कत ये है कि जो 10वीं भी पढ़ा है कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन वो यहाँ के DCM बने हुए और लोगों को बोल रहे हैं कि PhD करके आप क्या करेंगे। यही बात दीपक केदार जी, अगर आप मराठी में बोले 10 करोड़ रुपए जो है वो शिक्षा के भीमा कोरेगांव के लिए लगा रहे हैं। यही बात जरा मराठी में बोले ना सर। करोड़ों लोग वहां आते हैं, वहां पर क्यों 2000 कोटी नहीं। दीपक केदार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। यही बात जो अभी आपने कही अजित दादा पवार को लेकर के, इसको जरा अगर आप मराठी में बोले तो बहुत ज्यादा लोग समझ पाएंगे। जी बताएं। याच्यामध्ये गेल्या 100 दिवसापासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्र बार्टी समोर अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी उपोषण करतायत आणि त्यांची मागणी आहे की आम्हाला PhD साठी सरसकट फेलोशिप दिली पाहिजे, ज्यामुळे आम्ही संशोधन करू। परंतु या ठिकाणी अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात की PhD करून काय दिवे लावणार आहेत का। किती धक्कादायक स्टेटमेंट आहे। जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी देशाचं संविधान लिहितात त्यांच्या नावासमोर सुद्धा डॉक्टर लागलेलं आहे।
मला या ठिकाणी या माध्यमातून अजित पवार यांना विचारायचे की तुमचं शिक्षण किती झालंय हे तुमच्या तोंडानेच एकदा जाहीर करा. पीएचडी धारकांना या ठिकाणी हिनवायचं आणि त्यांना असणार त्यांचा अधिकार द्यायचा नाही, उलट त्यांना जे पैसे द्यायचे ते पैसे भीमा कोरेगावच्या स्तंभासाठी त्या ठिकाणी लोकांच्या व्यवस्थेसाठी लावले जात आहेत. कुंभमेळ्यासाठी 11,500 कोटी रुपये दिले जातात आणि भीमा कोरेगावसाठी 10 कोटी रुपये ते सुद्धा सामाजिक न्याय विभागातून दिले जातात. हा दुटप्पीपणा आहे. त्या भीमा कोरेगावच्या आजूबाजूला घरं वाढत चाललीत, प्लॉटिंग वाढत चालली, त्याचं भूसंपादन होणं गरजेचं आहे. 500 एकर जमीन त्या ठिकाणी भूसंपादन करून ती देणं गरजेचं आहे. परंतु जाणीवपूर्वक आजही आम्हाला भीमा कोरेगाव स्तंभ जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवला तो स्तंभ कोर्टाकडून 2 दिवसासाठी घ्यावा लागतो. कोर्टाकडून परवानगी घ्यावी लागते. एकीकडे राम मंदिर या ठिकाणी हिंदूंच्या भावनेच्या आधारावरती त्यांना मिळतं कोर्टातून, परंतु करोडो लोक अभिवादन करायला भीमा कोरेगाव स्तंभावर येतात, तर त्या ठिकाणी तो स्तंभ आम्हाला दिला जात नाही. आजूबाजूची जमीन आम्हाला दिली जात नाही, पैसे दिले जात नाही. आमच्या असणाऱ्या भीम अनुयायांना बसायला जागा नसते, सुविधा नसते. ही उदासीनता आहे. विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात सुद्धा या ठिकाणी उदासीन अवस्था आहे आणि म्हणून यांना भीमा कोरेगाव स्तंभ राहावा असं वाटत नाही. अनेक ऍक्टिव्हिस्ट खोट्या एल्गार त्या परिषदेच्या नावाखाली खोटी कारवाई त्यांच्यावरती केलेली UAPA लावलेला आहे. एकीकडे महात्मा फुले आणि महात्मा गांधींना थेट शिव्या देणाऱ्यावरती मनोहर भिडेवरती कोणताही UAPA लागत नाही. दंगल घडवली जाती तरी अटक होत नाही. परंतु आंबेडकरी कार्यकर्ते असलेल्यांना भीमा कोरेगावच्या दंगलीच्या नावाखाली 6 वर्षापासून जेलमध्ये टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे एक राग आहे, सूड आहे आणि ते या ठिकाणी आम्हाला भीती दाखवण्याचं काम करतायत. दीपक केदार जी 22 तारीख को 22 जनवरी 12:22 में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. बीजेपी का कहना है 550 साल के बाद एक बहुत सेलेस्टियल इवेंट हो रहा है जहां पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी और स्वर्ग सब इस चीज को बेताबी से देख रहे हैं. तो ये एक बड़ा इवेंट है और करोड़ों हजारों करोड़ रुपया शायद जितने भी बजट है वो खर्चा होगा. और विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हमने बजट से ज्यादा ऑलरेडी कलेक्शन कर लिया है. तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? ये पूरे जो चंद्रायन कहां पर है ये भी जरा मोदी जी ने आप बताना चाहिए, कहां अटक गया है. चंद्रायन भूल गए लोग, इसलिए अभी राम मंदिर का इशू लाया है. किसानों के हाल हो रहे महाराष्ट्रामध्ये पीक विमा असेल, बी बियाणं असतील, शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न असतील, भूमिहीन मजुरांचे प्रश्न असतील, बेरोजगारांचे प्रश्न असतील, यावरती बोलायचं नाही म्हणून राम मंदिराचा असणारा बागुलबुवा उभा केला जातोय. आने वाले चुनाव में राम मंदिर ही मुद्दा होने वाला है. अच्छे दिन का क्या हुआ ये अब बताने के लिए ये लोग सामने नहीं आ रहे. मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूँ, कल से देख रहा हूँ कि चैनल पे चल रहा है. मैं कार सेवक था, मैंने बाबरी मस्जिद गिराई, हम गए थे, ये कहने वाले बहुत सारे लोग अब भाजपा के और RSS के सामने आ रहे हैं. मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने बाबरी मस्जिद को गिराया है, आप ही कार सेवक हो, तो बाबरी मस्जिद किसने गिराई इसका जो कोर्ट में फैसला चल रहा था, केस चल रही थी, तब जाके एफिडेविट करके कोर्ट में क्यों सादर नहीं किया कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई, मैं कार सेवक था. आज आप कार सेवक बोल के सामने आ रहे हो और जिस दिन कोर्ट में चल रहा था मामला उस समय तो कोई कार सेवक मैं हूं बोल के सामने नहीं आ रहा था. तो ये सब चुनाव के लिए नौटंकी चल रही है. किसानों के लिए बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है. लोगों में गुस्सा है. अगर आपको राम मंदिर का जो इवेंट है वो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं. उसके नाम पर जो चल रहा है, मुझे तो लग रहा है 20 और 22 तारीख को ये देश में हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी करने जा रहे हैं कि क्या ये मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि आज तक का सबसे बड़ा इवेंट राम मंदिर को ये बनाने जा रहे हैं. दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो चल रही इनकी रथ यात्रा है देश में, उस रथ यात्रा को हर जगह रोका जा रहा है, उसके ऊपर बात कोई करता नहीं. तो ये मेन जो इशू है उनको डाइवर्ट करके लोगों में धर्म और मंदिर की राजनीति लाकर यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. दीपक केदार जी, लड़ने के लिए इनके पास कुछ नहीं है. दीपक केदार जी,
मोदी जी ये कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर किसी सरकार ने कुछ किया है तो वो मोदी सरकार ने किया है। क्या आप इस बात से सहमत होंगे? अरे मोदी सरकार ने मन की बात में भी कभी दलितों की बात की नहीं। मनीषा वाल्मीकि हाथरस हत्याकांड हुआ, उस लड़की पर रेप करके उसका हत्याकांड हुआ, मोदी जी आज तक कुछ बोले नहीं। राजस्थान में हमारे जितेंद्र मेघवाल ने घड़े का पानी पिया वहां के टीचर का, तो उसको टीचर ने मार डाला, उसके ऊपर भी मोदी जी कुछ बोले नहीं। एमपी में शिवराज सिंह सीएम थे तब आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करके वीडियो वायरल कर दिया, उसके ऊपर भी मोदी जी कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने इनके जवाब देने चाहिए। देश भर में हजारों लोग दलितों को मारा है। राजस्थान में अपना जितेंद्र मेघवाल को सिर्फ मूछे रखी, किसी ने बारात निकाली तो उनके हत्याकांड हुए। तो हमें पूछे, हम बताते, उनको लिस्ट देते कि आपने दलितों के लिए क्या किया है, दलित आदिवासियों के लिए क्या किया है। आदिवासियों के लिए, आदिवासी जो है द्रौपदी मुर्मू, ये जो अपने राष्ट्रपति बनाई है, उनको नए संसद में प्रवेश क्यों नहीं दिया, उनके हाथ से उद्घाटन क्यों नहीं किया, उनको वहां पर क्यों नहीं बुलाया। सबसे ज्यादा दलित आदिवासियों पर अत्याचार, उत्पीड़न के मामले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काल में हुए हैं। अगर उनको डिटेल चाहिए तो पूरे देश में दलितों और आदिवासियों के आपने क्या हाल किए हैं, कैसी मॉब लिंचिंग की है, सब भेजेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू को आपने नए संसद में आने भी नहीं दिया, उनको निमंत्रण भी नहीं दिया। आज भी राम मंदिर के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से रामनाथ कोविंद को मंदिर में आने के लिए रोका था, क्या आप राष्ट्रपति मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाने जा रहे या नहीं जा रहे, इसका भी जवाब मोदी जी ने देना चाहिए। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर दलित और आदिवासियों को इसी सरकार के कार्यकाल में उत्पीड़न के मामले का सामना करना पड़ा है। और अगर एक साल बाद ये सरकार फिर से आती है तो फिर से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जो दलित और आदिवासी है वो गुलाम बनाए जाएंगे, ये हालत दिख रही है। लॉकडाउन में जो मजूर गांव गया है वो फिर से नहीं लौट के आया है। इसीलिए मजूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, इनको बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया है। झूठे बातें करना, झूठे जुमले करना, 15 लाख का झूठा जुमला करके शाह बोलते हैं कि वो जुमला था। तो ये भी दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए हमने बहुत किया है, ये भी जुमला है। इसके ऊपर कुछ नहीं, हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जाति के नाम पर उत्पीड़न में बढ़ाया जा रहा है और हमको गुलाम किया जा रहा है, यही यहाँ का सत्य है। तो 2024 में आप क्या करने वाले हैं? 2024 में किसी भी हालत में मोदी को रोकना जरूरी है। संविधान बचाने के लिए हम पिछले सबसे ज्यादा, अगर इस देश में संविधान को बचाने का आंदोलन किसने खड़ा किया होगा तो वो अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादियों ने यहाँ पर मोदी को जाना है, पहचाना है, और अगर वो फिर से सत्ता में आते हैं तो आरएसएस का जो एजेंडा हिंदू राष्ट्र और संविधान को खत्म करना, उसको वो आयाम देंगे, ऐसा हमको डर लग रहा है। हमको गुलामी नहीं चाहिए, तो मोदी को रोकना बहुत जरूरी है। ये अवेयरनेस हम समाज में बढ़ा रहे हैं, संविधान रैली निकाल कर लोगों में जागृति कर रहे हैं और मोदी के खिलाफ एक बड़ा वातावरण बनाने जा रहे हैं। ईवीएम मशीन के खिलाफ मनुस्मृति दहन के दिन हमने महाराष्ट्र में मनुस्मृति के ईवीएम के फोटो को जलाने का काम किया है। और हमारे लिए आज का अगर आधुनिक मनु कोई होगा तो वो ईवीएम है। ईवीएम हैकिंग के बलबूते फिर से मोदी आने का डर है और इसीलिए हमने 25 दिसंबर को एल्गार किया है कि पूरे देश में अब हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे और चुनाव आयोग पर भी मोर्चा लेके जाएंगे। ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर लाकर लोकतंत्र बचाने का यहाँ पर नारा देने वाले और लोगों को इसमें जन जागृति करके इस सरकार को रोकने का एजेंडा 2024 में हमारा चल रहा है। चुनाव नहीं तो ये आंदोलन की
नजरिए से हम इसको देख रहे हैं और आने वाले 2024 जी। में हम इसमें मोदी सरकार को रोकने के लिए काम करने जा रहे हैं। दीपक केदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपनी स्ट्रगल जारी रखिए, इंसाफ के लिए लड़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान के भीतर चलते हुए, कानूनी तौर पर अपनी स्ट्रगल जारी रखते हुए, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को और भारत में इंसाफ मिले। महाराष्ट्रातल्या काही आमच्या नेत्यांना, एक महाराष्ट्रातल्या काही मंत्री या ठिकाणी अयोध्येला जाण्यासाठी, राम मंदिरला जाण्यासाठी भांडणं करत आहेत. त्यांना माझा सल्ला आहे की राम मंदिरला जाण्यापेक्षा गेलं पाहिजे. ते आस्थेचं केंद्र तुमचं असू शकतं, यात दुमत नाही, पण निमंत्रण ह्याला आहे, निमंत्रण त्याला नाही, निमंत्रण पत्रिका आली नाही म्हणून या ठिकाणी भांडत बसण्यापेक्षा महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा रायगड आहे, त्या रायगडाला जग कसं येईल आणि अभिवादन कसं करेल त्यासाठी महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. परंतु निमंत्रणासाठी हे जे भांडण आहे ही एक प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचं एक आत्मसन्मान संपवणारे भूमिका आहे. त्या महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी या ठिकाणी भूमिका घेऊन महाराष्ट्रात जग कसं येईल हा प्रयत्न केला पाहिजे. कारण महाराष्ट्रामध्ये जगातील सर्वात जास्त बुद्ध लेणी आहेत, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आहेत. जग महाराष्ट्रात आलं पाहिजे, परंतु आम्हाला राम मंदिराला जाण्यासाठी भांडणं सुरू आहेत, हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. थैंक यू सो मच सर. दीपक केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू वेरी मच. थँक्यू. Well, that paints a totally different picture of what the Dalits feel. And the fact remains, Pradeep ji, that all the incidents that he has mentioned are facts. They are all reported facts. Yes. They are not untrue, by the way. Not at all, they are untrue. And the government of the day should seriously think about it. In fact, all the high political think tanks should think about empowerment. मोदी साहब empowerment की बात करते हैं, नारी शक्ति का बात करते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम उन्होंने लेके आए, बोले कि आई एम empowering जो गोड गरीब है, ये चार, he said, Yes. I don't believe in the caste system, that for me the four caste is the poor, गरीब जो है, that he talked about the youth, he talked about the women and the sisters, and he talked about the kisan. तो बोले this is the only differentiation where caste is concerned. This is the caste for me. लेकिन And I'll प्रदीप जी- always work for the development. लेकिन प्रदीप जी, वो बेचारा अपनी शादी करने को जा रहा था, एक दलित लड़का था, घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहा था, तो जोधपुर में उसको राजपूतों ने घोड़े से निकाल लिया. कुछ उच्च जात के, स्वर्ण जात के थे, मार दिया बेचारे को. और जैसा इन्होंने बताया, जयपुर का इंसिडेंट है, उसने मूछें रखी थी, लड़के ने मूछों पे ताप दे करके जा रहा था ऊपर, उसको मार मूर के वो कर दिया. तो अभी तो कास्ट सिस्टम है ही ना हिंदुस्तान में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है. तो उसके खिलाफ सबको लड़ना पड़ेगा. मुझे लगता है कि सब लोगों को मिल करके इसका मुकाबला करना पड़ेगा. ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सबका भी काम है. सरकार का काम सबसे ज़्यादा है, बाकी सब लोगों का भी काम है. सीधी सादी बात है. वेल, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही, प्रदीप जी और मेरी तरफ से. आप सब लोग ज़रूर अपने कमेंट्स भेजें. प्लीज़ डू कीप सेंडिंग इन योर रिस्पॉन्सेज. वी लव रीडिंग देम. व्हाट एवर यू थिंक, जो भी आपके मन में आए, हमारा शो देख करके, हमारे प्रोग्राम्स देख करके, जो भी आपके मन में आए नेशन नाउ देखने के बाद, ज़रूर अपने रिस्पॉन्सेज भेजें, अपने कमेंट्स भेजें. फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम. जय श्री राम.